हेलो एवरीवन, मेरा नाम रीमा है और इंडियन पॉलिटी एमसीक्यू सीरीज़ में आज हम और एक नया चैप्टर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का हमारा चैप्टर है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो क्या है कि आज से ना हमारा जो ये सीरीज़ चल रहा है इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जुड़ रही है, वो है आर्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी आर्टिकल हैं वो अब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो अब से हम क्या करेंगे ना, जो बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं और जो हमें याद रखने चाहिए वो हम करते जाएंगे साथ के साथ, सो दैट हमें वो इजीली रिमेंबर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं हम। जैसे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, सबसे पहले तो इसमें याद रखना है कि ये किस में आता है। ये आता है कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 में। इम्पॉर्टेंट है पार्ट, आप याद रखेंगे किस में आता है। और इस पार्ट में हमारे हैं टोटल आर्टिकल, वो है 1 से लेकर 4 तक। ठीक है, अब हम आर्टिकल थोड़ा सा देख लेते हैं। देखते हैं कि आर्टिकल 1 में क्या कहा गया है। तो आर्टिकल 1 में कहा गया है कि इसमें इंडिया दैट इज़ भारत, मतलब कि इसमें हमारे देश का नाम है और ये किस में, दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया है। इंडिया दैट इज़ भारत, वो क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो एक चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट है कि इसमें यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट। तो आप याद रखेंगे कि इसमें यूनियन है, ना कि फेडरेशन है। ठीक है, और इससे क्या आगे इंटरप्रेट किया जा सकता है कि कौन कौन क्या आएगा इसमें। तो इसमें आएगा जैसे जो भी स्टेट्स हैं, स्टेट्स की जो टेरिटरी है, जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, यूनियन टेरिटरीज आ जाएंगी, या जो भी टेरिटरी है कल को एक्वायर करे जो गवर्नमेंट, जो की जा सकती है, दैट कैन बी एक्वायर्ड, वो भी इसके अंडर आ सकती है। ठीक है, तो ये इसकी छोटी सी इंटरप्रिटेशन है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, अब क्या है, हमारे आज के हिसाब से हमारे इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और 8 जो हैं वो यूनियन टेरिटरीज हैं। तो आर्टिकल 1 में इतनी ही बात है, ये आप याद रखेंगे थोड़ा, सो दैट आपको कन्फ्यूज़न ना हो आगे। ठीक है, हम देखते हैं आर्टिकल 2 में क्या है। आर्टिकल 2 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये इसमें क्या दिया गया है कि ये पार्लियामेंट को एम्पावर किया गया है। तो इसमें बोला गया है कि पार्लियामेंट एम्पावर्ड है क्या करने के लिए, एडमिट करने के लिए या इस्टेब्लिश करने के लिए। और एडमिट और इस्टेब्लिश का मतलब क्या हुआ, या तो एडमिट कर सकती है नया स्टेट्स या इस्टेब्लिश कर सकती, मतलब ऐसी स्टेट जो पहले से इंडिया का पार्ट नहीं है, ठीक है, उनको ये एडमिट कर सकती है। मतलब ऐसी स्टेट्स जो पहले से इंडिया में पार्ट नहीं है उनको एडमिट कर सकती है, और नई स्टेट्स जो है ये इस्टेब्लिश कर सकती है। ठीक है, जैसे कि कल को अगर इंडिया सपोज अपनी किसी नेबरिंग कंट्री से कुछ एरिया एक्वायर करती है तो उसको एडमिट कर सकती है और फिर एक नया स्टेट इस्टेब्लिश कर सकती है। तो ये पावर जो है पार्लियामेंट को दी गई है आर्टिकल 2 के अंडर। तो इस आर्टिकल के ये दोनों कीवर्ड हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं आर्टिकल 3 के साथ। तो ये दोनों कीवर्ड्स जो हैं आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं आर्टिकल 3 में क्या है। आर्टिकल 3, आर्टिकल 3 भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें है कि ये भी पार्लियामेंट के लिए, ये पार्लियामेंट को जो है, जो एग्जिस्टिंग स्टेट हैं इंडिया की, जो एग्जिस्टिंग स्टेट हैं उन्हीं में अगर कुछ चेंजेस करने हैं, ठीक है, उन्हीं के कुछ एडजस्टमेंट करने हैं, तो उसी के उसको चेंज करने के लिए एम्पावर्ड करता है। तो इसमें हम कैसे याद रखेंगे कि जैसे कोई न्यू स्टेट बनानी है, न्यू स्टेट अगर इस्टेब्लिश करनी है किसी पुरानी स्टेट से, जैसे कि दो स्टेट को यूनाइट करके, या फिर यूनाइट करके, या फिर सेपरेट करके, एक स्टेट को तोड़ के 2 स्टेट बनानी है जैसे पहले बनी है, एक स्टेट को डिवाइड करके, या फिर मतलब बाउंड्री अगर किसी स्टेट की
जो है वो अल्टर करनी है या नेम चेंज करना है, तो ये सब जो चीज़ें हैं ये आती हैं आर्टिकल 3 के अंडर। तो आर्टिकल 3 में मेनली क्या है कि जो भी एग्जिस्टिंग स्टेट हैं, ठीक है, उनकी जो टेरिटरी है उन्हीं में अगर कुछ चेंज करना है, उनको तोड़ के अगर नई स्टेट बनानी है या उसका एरिया कम करना है या एरिया बढ़ाना है या उसकी बाउंड्री को चेंज करना है या किसी स्टेट का नाम चेंज करना है, तो ये सब टाइप के चेंजेस जो हैं वो आते हैं हमारे आर्टिकल 3 के अंडर। ठीक है, अब आर्टिकल 3 को ना मतलब करने का एक एक प्रोसेस है। ठीक है, वो एक प्रोसेस मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ क्योंकि हो सकता है वो एग्ज़ाम में कुछ उसमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। अब आर्टिकल 3 में क्या जो प्रोसीजर है वो थोड़ा हम देखते हैं। तो क्या होता है कि अगर किसी स्टेट की बाउंड्री चेंज करनी है या नेम चेंज करना है, तो इससे सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसका बिल कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाएगा। बिल जो है वो कहाँ इंट्रोड्यूस किया जाएगा? पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट मतलब या तो लोकसभा या राज्यसभा, किसी में भी किया जा सकता है, दोनों हाउस में से किसी एक हाउस में भी किया जा सकता है। उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि लोकसभा में ही होगा या राज्यसभा में ही होगा, किसी भी एक हाउस में किया जा सकता है। सेकंड इसमें इम्पॉर्टेंट है कि बिल इंट्रोड्यूस करने से पहले, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, प्रेसिडेंट का जो है प्रायर रिकमेंडेशन जो है ज़रूरी होता है, मतलब प्रेसिडेंट से रिकमेंड करवाना ज़रूरी है। प्रेसिडेंट से पहले रिकमेंड करवाया जाएगा, उसके बाद ही बिल इंट्रोड्यूस होगा लोकसभा या राज्यसभा में। और जो सेम बिल है, मतलब सेम जो रिकमेंडेशन है वो पर प्रेसिडेंट को स्टेट को भी बतानी पड़ेंगी, मतलब स्टेट को भी रेफ़र करनी पड़ेंगी। किस लिए? उनका व्यू लेने के लिए कि स्टेट उस पर क्या बोलता है। लेकिन एक इसमें चीज़ है कि अब स्टेट उसका आंसर कितने दिन में देगी, तो आंसर देने के लिए कोई स्पेसिफाइड टाइम नहीं है, फिक्स टाइम नहीं है। जितना भी टाइम स्पेसिफाई किया गया जाएगा उस बिल के अकॉर्डिंग, 6 महीने, 2 महीने, 4 महीने, उस पीरियड के अंदर स्टेट को जो है अपना जो भी उनका रेफरेंस है वो देना पड़ेगा। ठीक है, फर्दर ये है कि जो स्टेट का रिकमेंडेशन रहेगा ना, दे आर नॉट नेसेसरी। नेसेसरी मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि स्टेट जो अगर अपना कोई रिकमेंडेशन दे रही है तो उसको पार्लियामेंट जो है या प्रेसिडेंट है इसको कंसिडर करे। चाहे वो कंसिडर कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, ये उनके अपने विल पे डिपेंड करता है। उन पे कोई बाउंडेशन नहीं है, मतलब प्रेसिडेंट उस पर कोई बाउंड नहीं है कि उनको उनकी जो बात है, उनकी जो एडवाइस है उसको वो सुनेंगे ही। ठीक है, और पार्लियामेंट जो है अपने आप से कोई भी एक्शन लेके उसको कर सकती है। सेकंड, जैसे कि यूनियन टेरिटरीज़ हैं, यूनियन टेरिटरीज ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर होती हैं, तो उनके केस में जो है पार्लियामेंट खुद डिसीजन ले सकती है। ठीक है, और अगर जैसे एक बार बिल इंट्रोड्यूस किया गया और स्टेट का कोई रिकमेंडेशन आया या फिर नहीं भी आया, पार्लियामेंट ने उसको कंसिडर किया या नहीं किया, सेम बिल अगर या कुछ थोड़ा चेंज के साथ अगर दोबारा इंट्रोड्यूस करना होता है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि बार बार जो है वो स्टेट को बिल रेफ़र किया जाए, तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि कैसे जो है हमारे जो स्टेट्स की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है ना, वो मतलब वो फिक्स नहीं है। अगर उसको चाहे पार्लियामेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट उसको चेंज कर सकती है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका प्रोसीजर आप याद रख लेंगे थोड़ा सा। और आर्टिकल 2 को मेनली याद रखेंगे क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, और 3 ये दोनों थोड़ा मिक्स हो जाते हैं, तो इनको आप थोड़ा अच्छे से याद कर लेंगे। आर्टिकल 4 उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि आर्टिकल 4 में क्या है। तो आर्टिकल 4 बोलता है कि जो भी आर्टिकल 2 है, मतलब एडमिशन या एस्टेब्लिशमेंट जो न्यू स्टेट्स का है, या आर्टिकल 3 है जिसमें ऑल्ट्रेशन या बाउंड्री से रिलेटेड प्रोविजंस हैं, वो जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट नहीं होते हैं, उनको कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट
अमेंडमेंट के जैसा जो आर्टिकल 368 के अंडर आते हैं वो नहीं समझा जा सकता है। ठीक है, तो अंडर आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन के वो अमेंडमेंट नहीं होते हैं। मतलब क्या, उनको पास करने के लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, कोई स्पेशल मेजॉरिटी नहीं चाहिए, और वो सिंपल एग्जीक्यूटिव मतलब सिंपल प्रोसेस जो होती है लेजिस्लेटिव प्रोसेस, उसी से पास हो जाते हैं। तो ये क्या है, एक सिंपल प्रोसेस से है, सिंपल लेजिस्लेटिव प्रोसेस। ठीक है, तो आर्टिकल 4 में इतना ही दिया हुआ है। ये आर्टिकल्स इम्पॉर्टेंट हैं और ये पार्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू ऑल्टर बाउंड्रीज ऑफ एनी एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ इंडिया। सेकेंड है, ए बिल प्रिटेंडिंग टू द ऑल्ट्रेशन ऑफ द बाउंड्रीज of any existing state of India can be introduced only in Rajya Sabha and only on the recommendation of President of India। तो ये भी मैंने आपको समझाया भी है। क्या है कि द पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू ऑल्टर बाउंड्रीज ऑफ एनी एग्जिस्टिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। अब कुछ कुछ जो कीवर्ड्स होते हैं ना, उसको आप लोग याद कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे बाउंड्रीज है, ठीक है, तो बाउंड्रीज वाला कीवर्ड जो है वो कहाँ आता है, हमारे आर्टिकल 3 में। ठीक है, और उसमें मैंने आपको बताया ही कि पार्लियामेंट को एम्पावर किया गया है कि वो स्टेट की बाउंड्रीज को ऑल्टर कर सकते हैं या नाम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए पार्लियामेंट को एम्पावर किया गया है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन जो 1 है वो करेक्ट है। फिर हम देखते हैं ऑप्शन 2, ए बिल pertaining to the alteration of the boundaries of any existing state of India can be introduced only in Rajya Sabha and only on the recommendations of the President of India। अब ये भी मैंने आपको प्रोसीजर बताया था इसका थोड़ी देर पहले ही, कि अगर बाउंड्रीज ऑल्टर करनी है तो उसका जो बिल होगा, उसका जो भी मतलब होगा, वो हमें एक तो उसमें प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन चाहिए होता है, प्रायर रिकमेंडेशन। तो ये वाला पार्ट तो सही है। अब लेकिन इसमें दिया हुआ इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन राज्यसभा, ये सही नहीं है। ओनली इन राज्यसभा नहीं होता है, वो किसी भी हाउस में हो सकता है, लोकसभा या राज्यसभा, किसी में भी। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारी स्टेटमेंट जो सेकंड है वो गलत है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए कर देखते हैं अगला क्वेश्चन। Consider the following with respect to the Union of India: formation of the State of Nagaland, State Reorganization Act। थर्ड है formation of the State of Haryana। फोर्थ है formation of the State of Gujarat। Which one of the following is the correct chronological order of the above? अब ये ना कुछ याद करने वाली चीज़ें हैं, जो कि है कि स्टेट्स कब बनी या कौन से ईयर में वो उनको स्टेटहुड प्राप्त हुई है। तो वो ईयर्स हैं और कुछ कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं, तो वो मैं आपको बता देती हूँ, उनको याद कर लेना है, क्योंकि वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, मैच करने के लिए भी आ जाते हैं। ठीक है, तो हम इसमें देखते हैं। सबसे पहले है कि फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट ऑफ नागालैंड। तो स्टेट ऑफ नागालैंड जो है ये हमारी फॉर्म हुई थी कब, 1963 में। ये ऐसे ही ईयर याद कर लेने हैं कि कब बनी है, क्योंकि इसी टाइप से आता है पूछ एग्ज़ाम में। ठीक है, अब है स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था 1956 में। ठीक है, और ये एक्ट आने के बाद क्या हुआ था, ये भी इम्पोर्टेंट है, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ था। और इस एक्ट के अंडर जो है बात की गई थी किस चीज़ की, 16 स्टेट्स बनाने की और 3 यूनियन टेरिटरी बनाने की। ठीक है, तो ये स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन हमारा आया है 1956 में। फिर है फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑफ हरियाणा। तो हरियाणा हमारा कब बना है, हरियाणा बना है 1966 में। ठीक है, और ये किसके रिकमेंडेशन पे बना था, ये बना था शाह कमीशन के रिकमेंडेशन पे।
ये भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं बोलती हूँ ना आप याद रखेंगे, क्योंकि कभी भी पूछ सकता है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ये 1966 में बना है। और फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट ऑफ गुजरात, तो गुजरात हमारा बना था 1960 में। ठीक है, कैसे बना था? ये बना था, जो बॉम्बे जो स्टेट थी 1956 से पहले, उसको डिवाइड करके 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था एक्चुअली, महाराष्ट्र और गुजरात। ठीक है, लिंग्विस्टिक बेस पे डिवाइड किया गया था। जो मराठी स्पीकिंग पीपल थे वो महाराष्ट्र में गए, और जो गुजराती स्पीकिंग थे वो गुजरात में चले गए। ठीक है, तो ये बना था 1960 में। अब हम इसको क्रोनोलॉजी में लगाते हैं, तो सबसे पहले आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, फिर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, फिर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, और फिर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये जो ईयर्स है ना, ये याद कर लेंगे कौन सी स्टेट कब बनी थी, क्योंकि ये एग्जाम में पूछी जा सकती है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, द बाउंड्री ऑफ ए स्टेट इन इंडिया कैन बी ऑल्टर्ड थ्रू द प्रोसीजर लेड डाउन इन। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि बाउंड्री को ऑल्टर करने का प्रोसीजर कौन से आर्टिकल में है, तो वो है हमारे आर्टिकल 3 में। तो आर्टिकल 3 हमारा आंसर तो मिल ही गया है हमें, लेकिन हम बाकी भी देख लेते हैं कि क्या है। तो आर्टिकल 368, क्योंकि ये आर्टिकल ऐसे होते हैं ना, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो आर्टिकल 368 में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात की गई है, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जाएगा, उसका क्या प्रोसीजर है, उससे रिलेटेड है। ठीक है, आर्टिकल 130, तो आर्टिकल 130 में है सुप्रीम कोर्ट की सीट के बारे में, सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो कहाँ है, न्यू दिल्ली में। ठीक है, आर्टिकल 70 में क्या है, आर्टिकल 70 में है जो प्रेसिडेंट के काम, जो काम है उसको वो कैसे करेंगे, तो डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट्स फंक्शन। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ऐसे जो आर्टिकल होते हैं ना इम्पॉर्टेंट वाले, वो एग्जाम में पूछता है। बीपीएससी के आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देखेंगे ना, तो कोई ऐसे अल्टर सा आर्टिकल हमसे पूछता है, तो जो हमारे क्वेश्चन में आएंगे ना उन आर्टिकल्स को आप लोग याद कर रखिएगा, क्योंकि ये कैसे भी पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पास्ड द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट इन 1956 टू क्रिएट। अब देखिए, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था उसमें रिकमेंड किया गया था कि 16 स्टेट और 3 यूनियन टेरिटरी बनाने की बात इन्होंने की थी। लेकिन जो फाइनली 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होने के बाद जो लास्ट में फाइनली बना था वो हुआ था 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, इसका आंसर यही होगा सी। ठीक है, क्योंकि ये पूछ रहा है पास्ट, एक्ट पास होने के बाद। ये है रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आने से पहले जो रिकमेंड किया गया था, जो कमीशन था फैजल अली कमीशन, मैं अब आगे आने वाले क्वेश्चन में आपको बता दूंगी। उन्होंने रिकमेंड किया था कि 16 स्टेट और 3 यूनियन टेरिटरी होनी चाहिए। बिल में ऐसी बात थी, लेकिन जब फाइनली एक्ट पास हुआ तो उसमें 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी थी। इसमें कुछ कंफ्यूज नहीं होना है, इसको याद रखना है। और एक बात और याद रख लेंगे कि ये जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट मतलब आया था, वो फैजल अली कमीशन के रिकमेंडेशन पे आया था, फैजल अली कमीशन। ये हम आगे वाले क्वेश्चन में हम देख लेंगे किस कमीशन ने और क्या बातें कही थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। In 1953, Prime Minister Jawaharlal Nehru announced the formation of a commission to study the reorganization of states on a linguistic basis under the chairmanship of। ठीक है, तो क्या हुआ था कि 1953 में
जवाहरलाल नेहरू जी ने एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन इस्टेब्लिश किया था, जिसके जो चेयरमैन थे वो थे फैजल अली, फैजल अली। ठीक है, और इसके अदर मेंबर कौन थे? दो और मेंबर थे इनके साथ। अदर मेंबर थे के.एम. पानिकर और एच.एन. कुंजरू। सबसे पहले तो ये इन तीनों मेंबर के नाम आप याद रख। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको इसका बैकग्राउंड बता देती हूँ कि ये ऐसा एक कमीशन बनाने की बात जवाहरलाल नेहरू जी ने क्यों बनाया और क्यों ज़रूरत पड़ी। तो क्या हुआ था कि जैसे 1952 में इवन जब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन आया था उसके बाद से ही थोड़ा ऐसा चल रहा था कि लैंग्वेज के बेस पे स्टेट्स का डिवीज़न होना चाहिए, जो कि पहले वैसा नहीं था। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ था उस टाइम हमारे पास जो स्टेट्स हैं उनको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया था। तो बहुत सारे ऐसे एरियाज थे जहाँ से डिमांड उठ रही थी कि लैंग्वेज के बेस पे डिवाइड होनी चाहिए। तो इसके लिए पहले भी और कमीशन, जैसे धर कमीशन एक जो है वो 1948 में इस्टेब्लिश किया गया था, लेकिन इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था ये चीज़ कि लैंग्वेज के बेस पे नहीं होना चाहिए डिवीज़न। उसके बाद फिर एक और जेवीपी कमेटी आई जिसमें थे जवाहरलाल नेहरू जी, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीता रमैया। इन्होंने भी लैंग्वेज के बेस पे जो है वो स्टेट्स को डिवाइड करने का जो क्राइटेरिया है उसको रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन फिर क्या हुआ कि 1952 में एक आंध्र प्रदेश में बहुत बड़ा, मतलब जैसे आपने सुना ही होगा कि एक पोटी श्री रामुलु थे जो एक फ्रीडम फाइटर कह सकते हैं, और वो हंगर स्ट्राइक पे चले गए थे। ठीक है, क्योंकि वो डिमांड कर रहे थे कि ऐसी स्टेट जो है वो तेलुगु स्पीकिंग पीपल की एक अलग स्टेट बननी चाहिए, और वो आंध्रा स्टेट के लिए डिमांड कर रहे थे। और वो क्या हुआ था कि उनकी डेथ हो गई थी 56 दिन की हंगर स्ट्राइक के बाद। तो एक तो इनका नाम आप याद रखेंगे कि कौन थे, ये पोटी श्री रामुलु थे, और ये 56 डेज की हंगर स्ट्राइक पे चले गए थे, और उसके बाद इनकी डेथ हो गई थी। और डिमांड क्या थी? डिमांड ये थी कि जो आंध्रा स्टेट है वो तेलुगु स्पीकिंग पीपल के लिए एक अलग स्टेट होनी चाहिए। ठीक है, अब उनकी डेथ के बाद बहुत ज़्यादा आक्रोश हो गया लोगों में, तो उसके बाद फिर एक आंध्रा स्टेट का जो है फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो आंध्रा को बनाया गया मद्रास से तोड़ के, कब? 1953 में। तो एक फैक्ट है ये आप याद रखेंगे कि मद्रास से ब्रेक करके आंध्रा स्टेट बनाई गई थी, जो कि तेलुगु स्पीकिंग पीपल के लिए बनाई गई थी, फर्स्ट स्टेट जिसका डिवीज़न हुआ था सोली लिंग्विस्टिक बेस पे। लेकिन इसके बाद फिर एक स्टेट बन गई तो और जगह से भी ऐसे डिमांड आने लगे कि और भी स्टेट्स को डिवाइड किया जाए लैंग्वेज के बेस पे। तो इसीलिए फिर एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना था 1953 में, और जिसके चेयरमैन थे फैजल अली, और इसके अदर मेंबर थे के.एम. पानिकर और एच.एन. कुंजरू। ये आप याद रखेंगे, तीनों नाम इम्पॉर्टेंट है। हालांकि इन्होंने भी वन लैंग्वेज और वन स्टेट वाला फॉर्मूला रिजेक्ट कर दिया था। इन्होंने भी बोला था कि वन लैंग्वेज वन स्टेट जो है ये फॉर्मूला सही नहीं है। ओनली ये सिर्फ ये वाला फॉर्मूला नहीं होना चाहिए, और भी चीज़ें जैसे कि यूनिटी या फिर अदर एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी क्राइटेरिया हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव क्राइटेरिया, उनको भी देखना ज़रूरी है। सिर्फ लैंग्वेज के बेस पे हम डिवाइड करना सही नहीं है। ठीक है, तो फिर इसी के बेस पे हमारा आया था
स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956, और उसके बेस पे फिर हमारे आगे स्टेट्स का डिवीज़न हुआ है। ठीक है, तो अब इसमें पूछा गया है कि इन 1953 प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ ए कमीशन टू स्टडी द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, तो कौन इसके चेयरमैन थे? वो थे फैजल अली। अब और जो भी इसमें अदर लोगों के नाम दिए गए हैं वो भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जो टी कृष्णमाचारी थे, ये फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं। ठीक है, और ये हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर भी थे, मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी जो बनी थी उसके मेंबर थे। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल जी, जब हम फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे उसमें हमने पढ़ा था कि वल्लभ भाई पटेल जी थे जो वो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जो थी, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, उसके चेयरमैन थे। और फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी थी उस फंडामेंटल राइट्स की जो कमेटी थी उसके भी चेयरमैन थे। ठीक है, और जीवी पंत जी जो यूपी के चीफ मिनिस्टर रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों को आप थोड़ा सा याद रखेंगे क्योंकि ये पहले भी नाम हमने पढ़े हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा दे रही हूँ साथ में, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि द स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन कैन बी रीऑर्गेनाइज्ड और देयर बाउंड्रीज अल्टर्ड बाय द यूनियन पार्लियामेंट बाय ए सिंपल मेजॉरिटी इन द ऑर्डिनरी प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेचर, 2/3 majority of both of the house of the parliament, 2/3 majority of both of the house of parliament and the consent of the legislature of the concerned states, an executive order of union government with the consent of the concerned state government। तो मैंने अभी बताया ही था आपको कि ऐसा कहाँ कहाँ बताया गया है कि कैसे रीऑर्गेनाइज करते हैं, तो वो है आर्टिकल 4 में, और उसका क्या होता है आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 का। तो उसके लिए कोई हमें अमेंडमेंट जो है आर्टिकल 368 के अंडर वाला नहीं करना होता है। 368 में आते हैं हमारी ये 2/3 मेजॉरिटी या स्पेशल मेजॉरिटी। तो आर्टिकल 2 और 3 बाउंड्रीज वाला है, तो मेनली 3 है। तो ये वाला जो प्रोसीजर है ये हो जाता है हमारा सिंपल मेजॉरिटी से और बाय ए सिंपल ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिवाइडेड द स्टेट्स ऑफ इंडिया इनटू कैटेगरी ए बी सी डी इन द ईयर 1950। इन दिस कंटेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। तो इसको आंसर करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ ए बी सी डी के बारे में। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था 1950 में, तो हमारे पास थे 3 टाइप के स्टेट्स थे। स्टेट पार्ट मतलब इन ये 4 पार्ट में डिवाइड थी, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी। पार्ट ए में क्या था, 9 स्टेट्स थे। ठीक है, पार्ट बी में कितने थे, पार्ट बी में भी 9 थे। पार्ट सी में कितने थे, इसमें 10 थे। और डी में कितने थे, डी में थे 1, जो कि थी मेनली यूनियन टेरिटरी। ठीक है, तो इस पार्ट ए में क्या आता था, जो गवर्नर के प्रोविंस थे उस टाइम के, जो गवर्नर्स के प्रोविंस थे वो हमारे आते थे पार्ट ए में। पार्ट बी में क्या आता था, पार्ट बी में थे प्रिंसली स्टेट, जो राज प्रमुख के अंडर होते थे। ठीक है, और पार्ट सी में थे जो और डी में भी वही थे जो चीफ कमिश्नर्स के थे। चीफ कमिश्नर के प्रोविंस जो ब्रिटिश इंडिया के अंडर थे वो थे। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना तो थोड़ा हमें इजी होगा। तो देखते हैं हम ऑप्शन। द चीफ कमिश्नर्स वाज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ कैटेगरी ए स्टेट। तो हमने देखा नहीं, चीफ कमिश्नर तो ए का हेड नहीं था, तो इस हिसाब से तो हमें और पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, या तो हमारा ऑप्शन पहले ही गलत हो गया। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं। द राज प्रमुख वाज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ कैटेगरी ए स्टेट। ऐसा भी नहीं है, ये भी फिर हमें आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। इतना ही करने से हमारा ये ऑप्शन भी उड़ गया, क्योंकि राज प्रमुख जो था वो हमारा प्रिंसली स्टेट का हेड हुआ करता था। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी भी गलत हो गया। अब सी देखते हैं। द गवर्नर वाज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ कैटेगरी ए। ये तो सही है। द राज प्रमुख वाज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ कैटेगरी बी। ये भी सही है। द चीफ कमिश्नर वाज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ कैटेगरी सी एंड डी। ये भी सही है। ठीक है, तो इतना सा याद रखने से हमारा इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मतलब हमें एक भी इनमें से अच्छे से याद रह जाएगा तो हम एलिमिनेशन से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। वैसे हम डी भी देख लेते हैं। द गवर्नर वाज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ कैटेगरी ए स्टेट। चीफ कमिश्नर वाज द हेड एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ कैटेगरी बी स्टेट। नहीं, ऐसा नहीं था। द राज प्रमुख वाज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ कैटेगरी सी एंड डी स्टेट। तो नहीं, ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। What is the correct chronological order in which the following states of the Indian Union were created or granted full statehood? तो यहाँ पे full statehood की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आंध्र प्रदेश हमारा कब बना था? अभी मैंने आपको बताया 1953 में। ठीक है, नागालैंड कब बना था? 1963 में। महाराष्ट्र कब बना था? 1960 में। और हरियाणा कब बना था? हरियाणा बना था 1966 में। ये ऐसे ईयर्स हैं, इनको ऐसे ही याद कर लेना है। ठीक है, तो अब हम हमारे ऑप्शन देखते हैं। तो इसको ऑर्डर में लगाना है हमें। तो इस हिसाब से हमारा सबसे पहले बना है आंध्र प्रदेश, फिर बना है महाराष्ट्र, फिर नागालैंड, फिर हरियाणा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द हेड ऑफ द लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन अपॉइंटेड इन द ईयर 1948 टू इंक्वायर इनटू द डिजायरेबिलिटी ऑफ लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस। इसको हम देख लेते हैं। 1948 में कमीशन बना था। 48 में कमीशन बना था धर कमीशन, जिसके जो चेयरमैन थे एस के धर। ठीक है, ये बना था 1948 में। और इन्होंने लैंग्वेज बेस पे जो है स्टेट्स को डिवाइड करने वाला जो क्राइटेरिया था, लिंग्विस्टिक डिवीज़न को रिजेक्ट किया था। ठीक है, तो याद रखेंगे 1948 में हमारा कौन सा लिंग्विस्टिक प्रोविज़न कमीशन आया था? वो आया था धर कमीशन, जिसके चेयरमैन थे एस के धर। तो इसका आंसर हो जाएगा जस्टिस एस के धर। जवाहरलाल नेहरू जी तो पता ही है, पीएम थे। फैजल अली के बारे में मैंने आपको बताया ही पहले, जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना था उसके चेयरमैन थे। और पट्टाभी सीतारमैया जो जेवीपी कमीशन 1948 में आया था, लेकिन धर कमीशन की रिपोर्ट के बाद बना था, तो उसके मेंबर थे। और जो जेवीपी कमीशन है उसका मैं बता देती हूँ, वो भी लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन ही था, और जेवीपी कमीशन उसको बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें एक मेंबर तो थे ये पट्टाभी सीतारमैया, और दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू जी, और तीसरे थे वल्लभ भाई पटेल। ये नाम आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि ये कमीशंस हैं, इनके नाम इसमें से कौन था या कौन नहीं था, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो इसलिए आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जस्टिस एस के धर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए
मेंबर ऑफ द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन अपॉइंटेड बाई पंडित जवाहरलाल नेहरू। स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन मैंने आपको बताया ही था पहले ही। स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो है वो आया था हमारा कब, दिसंबर 1953 में, ठीक है। और इसके ये चेयरमैन कौन थे, वो थे फैजल अली, ठीक है। और अदर दो मेंबर मैंने आपको बताए थे कौन थे, के.एम. पानीकर और हृदयनाथ कुंजरू, एच.एन. कुंजरू। पोटी श्री रामल्लू नहीं थे, इसके बारे में भी बता चुकी हूँ मैं आपको, जो हंगर स्ट्राइक पे गए थे। पिछले क्वेश्चन में बताया था ना, आंध्रा की डिमांड को लेके, फॉर आंध्रा, मतलब कि ये फ्रीडम फाइटर कह सकते हैं, ठीक है। ये तो ये कमीशन के मेंबर नहीं थे पोटी श्री रामल्लू। तो इस कमीशन के मेंबर कौन थे, फैजल अली, के.एम. पानीकर, हृदयनाथ कुंजरू, ठीक है। याद रखेंगे इन जो भी कमीशन है इनके मेंबर के नाम और चेयरमैन इनमें से कौन था, ये याद रखेंगे आप। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट इन इंडिपेंडेंट इंडिया। फिर लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो क्या है, द सेपरेट स्टेट ऑफ आंध्रा फॉर द तेलुगु पीपल केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1953। ये स्टेटमेंट एकदम सही है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, कई बार बता चुकी हूँ कि फर्स्ट स्टेट जो है लैंग्वेज बेस पे जो बनी थी वो आंध्रा थी 1953 में। वो तेलुगु स्पीकिंग पीपल के लिए बनी थी, और कहाँ से बनी थी, मद्रास से डिवाइड होके, ठीक है। फिर सेकंड है तो इस हिसाब से हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो सही है। सेकंड, जवाहरलाल नेहरू was particularly in favor of the movement for linguistic reorganization of the state that came in wake of the success of Andhra movement। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही नहीं है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू खुद फेवर में नहीं थे, क्योंकि उन एक लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन बना था जो 1948 में ही, वो उसके खुद पार्ट थे, और लैंग्वेज के बेस पे डिवाइड करने का जो आइडिया था वो उन्होंने रिजेक्ट किया था, वो इसके लिए एग्री नहीं थे। तो हमारी स्टेटमेंट जो है वो जो सेकंड है वो रॉन्ग है। इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ओनली 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। ये तो बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन होता है, मैच करने वाला। तो इसको हम देखते हैं, ये भी फॉर्मेशन है, स्टेट फॉर्मेशंस के ईयर को लेके ही है, तो ईयर तो आपको याद ही रखने पड़ेंगे क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब जैसे गोवा जो है, वैसे तो वो 1961 में ही पार्ट बना था, मतलब आ गया था इंडिया के अंदर, लेकिन उसको फुल स्टेटहुड जो मिली है वो मिली है 1987 में, ठीक है। हरियाणा कब बना था, 1966 में, ठीक है। मेघालय कब बना है, मेघालय बना है 1972 में, ठीक है। और सिक्किम बना है 1976 में। अब सिक्किम का थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा यूनिक टाइप का है, तो इसका पूछा जाता है क्वेश्चन। तो सिक्किम का क्या था कि ये वहाँ पे एक चोग्याल डायनेस्टी हुआ करती थी जो यहाँ पे रूल करती थी, ठीक है, चोग्याल डायनेस्टी। और क्या था कि जब मतलब 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, तो ये सिक्किम एक प्रोटेक्टरेट स्टेट हो गया, मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वहाँ का डिफेंस या कुछ एक्सटर्नल अफेयर वाला काम जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया संभालती थी, बाकी ये अपना जो इंटरनल मैटर है खुद देखते थे। लेकिन क्या हुआ, 1974 में सिक्किम ने अपना डिज़ायर बताया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि हम जो है और ज़्यादा एसोसिएट होना चाहते हैं, हम स्टेटहुड चाहते हैं, कंप्लीट स्टेटहुड। तो इसके लिए क्या हुआ, सबसे पहले तो 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया,
जिससे क्या हुआ कि एक नया क्लास ऑफ एसोसिएट स्टेट, एज एसोसिएट स्टेट इसको बनाया गया। ठीक है, मतलब कि एक मतलब इंडिया का ये पार्ट रहेगी और इसको एक एज एसोसिएट स्टेट इंडियन यूनियन में ऐड किया गया। ठीक है, और एक नया आर्टिकल एसोसिएट स्टेट के लिए आर्टिकल 2A ये ऐड किया गया। ठीक है, लेकिन ये उतना सही नहीं लगा, ये बहुत लंबे तक नहीं चला और एक रेफरेंडम हुआ 1975 में। ठीक है, 1975 में रेफरेंडम हुआ। रेफरेंडम होता है कि लोगों का ओपिनियन लिया गया, वोट लिया गया और लोगों ने क्या किया कि चौग्याल का जो इंस्टीट्यूशन था ना उसको एबोलिश करके और सिक्किम को इंडिया का पार्ट बनने के फेवर में वोट डाला गया, लोगों से वोटिंग कराई गई। और फिर क्या आया 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और इसमें क्या किया गया, सिक्किम को फुल स्टेटहुड का दर्जा दिया गया। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि सिक्किम जो है कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इंडिया का स्टेट बना, तो वो बना 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। कब? 1976 में। ठीक है, और इसके लिए एक अलग से 4th शेड्यूल में अमेंडमेंट किया गया और एक आर्टिकल 371F इसके लिए ऐड किया गया। इसका जो आर्टिकल है इसका डिटेल्स हम आगे आने वाले चैप्टर्स में कर लेंगे, पर अभी के लिए आप ये 2-3 चीज़ें याद रखेंगे कि आर्टिकल, एक तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन सा था सिक्किम का, तो ये था 36, और नया आर्टिकल कौन सा ऐड किया गया है, तो वो है आर्टिकल 371F। और जब हमारा आर्टिकल 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ तो उसके बाद आर्टिकल 2A को डिलीट कर दिया गया। ठीक है, अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा B 1966, ऑप्शन नंबर आ जाएगा हमारा 1, सॉरी ए का आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, फिर 1, फिर आ जाएगा नेक्स्ट का आ जाएगा 2 और 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 4, 1, 2, 3। चलिए, इसके साथ ही हमारी क्वेश्चंस का जो ये सीरीज़ है वो ख़त्म होता है। ठीक है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं, फॉर्मेशन ईयर्स, तो उसको आप लोग याद रख लेंगे बहुत अच्छे से, उनको प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि ये ईयर्स एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, मैच करने में भी या फिर वैसे भी क्वेश्चन के रूप में। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रैक्टिस करिए, पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाइए और वीडियो को देखते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।